तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सारी कहानी। देखिए, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होगी या कभी भी अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे तो वो तभी होगा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें और कोलिजन भी इफेक्टिव कोलिजन हो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए कोलिजन हो रहा हो, और उस कोलिजन का रिजल्ट ये होगा कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब यही है। अब ये जितने मॉलिक्यूल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के जिनका साइमल्टेनियस कोलिजन हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं किसी रिएक्टेंट के, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो एक साथ एक मोमेंट पे कोलाइड कर रहे हैं आपस में, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक साथ जितने कोलाइड कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल समझिए, जैसे यहां से मान लो ए आ रहा है, ये ए के मॉलिक्यूल्स, यहां पर मॉलिक्यूल है बी और यहां पर आ रहा है मॉलिक्यूल नंबर सी। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और एक साथ आकर वो यहां पर कोलाइड कर जाते हैं। एक साथ ये तीनों यहां पर आकर कोलाइड कर लेते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ आकर कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी 3। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक सर्टेन मोमेंट पे या एक किसी भी रिएक्शन के स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। yes, अब अगर मान लीजिए कि ए और बी और सी आ रहे हैं, सी को पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया और तब तक ए और बी के बीच में कोलिजन हो गया। थोड़ी टाइम के बाद सी पहुंचा और उसने फिर कोलाइड किया। ये साइमल्टेनियस कोलिजन में नहीं आएगा। yes, और यहां पर आप मॉलिक्यूलरिटी 3 नहीं बोलेंगे। साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब होता है एक साथ ए बी सी एक ही पर्टिकुलर टाइम पे सब आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, yes, ये मॉलिक्यूलरिटी। अब जो हमारे पास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, मॉलिक्यूलरिटी को और अच्छा समझने के लिए जरा समझिए, जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होती है जिनके लिए एक ही स्टेप है उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन में मोर देन 1 स्टेप है उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। सिंगल स्टेप में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस है। मोर देन 1 स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एग्जांपल समझिए, जैसे हमने कहा कोई रिएक्शन मान लेते हैं, हमने कहा ए या आर गिव्स बी, 1 स्टेप प्रोसेस। इतना ही बस प्रोसेस हमने कहा। ये कैसी रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जा रहा, रिएक्टेंट सीधे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, 1 स्टेप प्रोसेस है।
तो ये कैसी रिएक्शन हुई? एलिमेंट्री रिएक्शन। एग्जाम्पल समझिएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं। हमने कहा आर गिव्स ए गिव्स बी गिव्स सी या फाइनल प्रोडक्ट। इसमें से ये हमारा स्टेप 1, ये हमारा हो गया स्टेप 2, ये हमारा हो गया स्टेप 3। तो ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुआ? 3 steps. क्या इसमें रिएक्टेंट सीधे चेंज हो गया प्रोडक्ट में? No sir. क्या आर सीधे पी में चेंज हुआ? नहीं, आर पहले ए में, ए P में, B बी में और बी P में. तो 3 स्टेप्स अगर हुए तो इसे क्या हम कहेंगे? Complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा स्टेप्स हैं तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक स्टेप है तो एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक हुआ? समझ में आया? Yes sir. अच्छा, अभी जैसे हमने आपसे कहा था कि ए और बी और सी इनको कोलाइड करना है, और सपोज ए और बी जब कोलाइड कर रहे थे सी नहीं पहुंच पाया, तब तक सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद पहुंचा, तब तक ए और बी कोलाइड कर चुके थे। सी जो उन्होंने कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाया था उस पे जाके सी का अटैक हुआ। अब ये देखिए 2 स्टेप हो गए इसमें। ए और बी का जो कोलिजन है वो एक स्टेप हो चुका, और फिर उस पे सी ने अटैक किया तो ये दूसरा स्टेप हो गया। Yes. यही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर साइमल्टेनियस अटैक नहीं हुआ ए बी और सी का तो वो 1 स्टेप प्रोसेस ही नहीं हुआ। समझ में आई बात? Yes sir. दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। साइमल्टेनियसली अगर ए बी सी अटैक कर लेते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, एक साथ अगर कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो 1 स्टेप प्रोसेस है, वो एलिमेंट्री रिएक्शन। अब जो भी, अच्छा, जो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसके जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं, जैसे आर गिव्स ए, ये तो एक सिंगल स्टेप है ना, Yes sir. तो ये अपने आप में एक एलिमेंट्री स्टेप है। Yes sir. ए गिव्स बी एक एलिमेंट्री स्टेप है, बी गिव्स पी एक एलिमेंट्री स्टेप है। यानी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस। Yes sir. एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। इन सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस में, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स होते हैं उसमें से जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि पूरी रिएक्शन का रेट इसी स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। जो भी स्टेप इसमें से स्लोवेस्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या आरडीएस। रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी रिएक्शन का रेट इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, ये कितना स्लो है या कितना फास्ट है। एक एग्जांपल के थ्रू, आप अपने घर से निकलकर और सपोज एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, रास्ते में आपको रेलवे स्टेशन का एरिया मिलता है, चारबाग का एरिया मिलता है, वहां नॉर्मली बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, और वहां पर आपकी स्पीड सबसे स्लो हो जाती है अपनी पूरी जर्नी में। हो सकता है कि उस आधा या 1 किलोमीटर है, उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगाओ, उतना टाइम आपको अपने घर से एयरपोर्ट तक जाने में पूरा ओवरऑल उतना टाइम नहीं लगा होगा, यानी बाकी
पोर्शंस को कवर करने में जर्नी में कम टाइम लगा, केवल उस 1 घंटे की जर्नी के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। ऐसा कई बार होता है जब हम कहीं निकलते हैं, एक पर्टिकुलर कहीं ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिल गया, हमें बहुत ज्यादा टाइम उसी ट्रैफिक के आधे किलोमीटर को पार करने में लग जाता है। होता है? Yes, sir. वो स्टेप क्या है, वो पोर्शन क्या है? वो So rate determining step. वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर अगर मान लीजिए आप एयरपोर्ट टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप किस स्टेप को बोलेंगे, किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है? Rate determining step की वजह से। आप यही बोलेंगे वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा था यार। Yes, sir. आप ये नहीं बोलेंगे कि जहां पर आप 60 की स्पीड से आ रहे थे, उस मान लो आप हजरतगंज में जा रहे थे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप 60 की स्पीड में चल रहे। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं 60 की स्पीड में आया, अगर मैं 90 की स्पीड कर लेता तो पहुंच जाता। Yes, sir. आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड किस पे करी? स्लोवेस्ट स्टेप पे। और अगर मान लीजिए आप बहुत जल्दी पहुंच गए और वहां किसी ने पूछा कि भाई आज तो आप बहुत जल्दी आ गए, आप आधे घंटे में ही पहुंच गए वहां से एयरपोर्ट, तो आप क्या बोलेंगे? तब भी आप यही बोलोगे कि यार आज चारबाग में ट्रैफिक नहीं था। इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस उसी स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रही है। ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी, ये डिपेंड करेगा वो स्लोवेस्ट स्टेप कितना बेहतर हो रहा है। इसीलिए ओवरऑल जो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड है वो आरडीएस की स्पीड पे डिपेंड करता है। आरडीएस कितना अच्छा है उसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कितना अच्छा है उसका। ठीक है? Yes, sir. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आरडीएस का ऑर्डर होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो ऑर्डर होगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर वही माना जाएगा जो आरडीएस का ऑर्डर होगा। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, देखिए जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इन दोनों को बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक स्लोवेस्ट स्टेप होगा जिसको हम आरडीएस कहते हैं। उस आरडीएस का जो ऑर्डर होगा, अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अगर वो एक सेकंड ऑर्डर स्टेप है, तो पूरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर मानी जाएगी, वो पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर 2 माना जाएगा। अगर वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वन, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर फर्स्ट ऑर्डर का स्टेप है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने आप में, तो वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर माना। जो आरडीएस का ऑर्डर होगा वही रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ठीक है? अब मॉलिक्यूलरिटी Yes, पे sir. आते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। जो मॉलिक्यूलरिटी हमारा डेफिनेशन है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जैसी कोई टर्म डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स हैं, किस स्टेप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे जो एक साथ कोलाइड करेंगे। तो इसलिए ऑर्डर देखिए दोनों जगह डिफाइंड है। ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी डिफाइंड है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइंड है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में जो आरडीएस का ऑर्डर है वो डिफाइंड है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो डिफाइंड। बट मॉलिक्यूलरिटी जो टर्म है वो ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सपोज आपने रिएक्शन लिखा आर, आर गिव्स 2A प्लस B गिव्स C और गिव्स P। ये रिएक्शन हम मान लेते हैं, और इसमें से ये जो स्टेप 2 है इसे मान लेते हैं ये आरडीएस रिएक्शन का। आरडीएस मतलब स्लो स्टेप है ये। ठीक है? अब इसमें जो ओवरऑल रिएक्शन है
ओवरऑल रिएक्शन क्या है यहाँ पे? ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखा जाएगा? बोलिए। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर बन रहा है आर गिव्स पी। फाइनली तो यही हुआ ना, Yes. आर बीच में 2a प्लस बी बनाया, 2a प्लस बी ने सी बनाया, सी से पी बना, तो आर गिव्स पी ही तो ओवरऑल रिएक्शन है। Yes, sir. इस ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ये जो ओवरऑल रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या होगा? ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आर गिव्स पी। आरडीएस का ऑर्डर क्या है अगर हम उस पर लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री लगाएं आरडीएस के ऊपर? आरडीएस 2a प्लस बी गिव्स सी है। अकॉर्डिंग टू आरडीएस लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री लगाइए, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना लग रहा है आपको? Sir, 2. बी के रिस्पेक्ट में 1. तो कितना ऑर्डर लग रहा है आपको? आरडीएस का ऑर्डर कितना लग रहा है ओवरऑल? Sir, 2 plus 1 वो 3. 3। यही रिएक्शन का यही आर गिव्स पी का ऑर्डर माना जाएगा। नई बात समझ में आई? आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और आपको ये पता है कि इसका आरडीएस ये है, तो उस आरडीएस का जो ऑर्डर होगा, और आरडीएस का ऑर्डर कैसे निकालेंगे? लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री लगा लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री तो कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, सर्टेनिटी तो नहीं होती लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री में कि ये सही होगा। Yes, sir. होती है। अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है तो लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री 100% करेक्ट होगा, जो आप लैब में डेटा लेंगे उससे मैच करेगा। प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हमारी कॉम्प्लेक्स, हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर कितने स्टेप्स हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपने किसी रिएक्शन को बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखा और आपने उसमें कोफिशिएंट्स को देखकर, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देखकर आपने उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर लिया, वो ऑर्डर गलत आया, लैब में आप गए तो आपको कुछ अलग डेटा मिला। वो इसीलिए क्योंकि वो रिएक्शन एक्चुअल में एलिमेंट्री थी ही नहीं। आपने ओवरऑल रिएक्शन को लिखा, उसके अंदर हिडन रिएक्शंस में कई स्टेप्स थे, उसके किसी एक बीच के स्टेप का ऑर्डर आपके लिए ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर था, लेकिन वो आपको पता ही नहीं बीच का स्टेप कौन सा है, उसके कोफिशिएंट्स क्या है। ठीक है? Yes, sir. अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई रिएक्शन आपको अगर 100% कोई ये कहे दे कि ये रिएक्शन बैलेंस लिखा है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये भी कंफर्म है, तो डेफिनेटली लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री से जो आप ऑर्डर निकालोगे वही उसका ऑर्डर होगा। फिर वहां पर कोई लैब में आपको अलग रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। Yes, sir. तो हम करते क्या, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका जो आरडीएस स्टेप होगा वो एलिमेंट्री स्टेप है, उसके ऊपर लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री, उसके ऊपर आप लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर निकाल लीजिए, क्योंकि वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, उसका ऑर्डर तो जो आप निकालेंगे स्टोइचियोमेट्री से उससे सही होगा, वो लॉ ऑफ मास एक्शन, सॉरी। ठीक है? और वही रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मान, तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई कर लीजिएगा आरडीएस के ऊपर, और उससे जो ऑर्डर आएगा वही रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा। Yes, sir. तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है और जो मॉलिक्यूलरिटी है, इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ये डिफरेंसेस आते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग पढ़ने के बजाय मैं टेबल फॉर्म में आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, इसमें डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस होते हैं? देखिए, पहला डिफरेंस, ऑर्डर जो टर्म है, एक तो डेफिनेशन ही ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है, कोई भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है, दैट इज ऑर्डर। कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं
जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है वो ऑर्डर है। कितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलरिटी है। एग्जांपल, आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस B प्लस C गिव्स प्रोडक्ट। इसमें A और B की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है, C पे नहीं कर रहा है। C की कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करने का रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रेट चेंज हो रहा है, B की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे रेट चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी में तो C आएगा। मॉलिक्यूलरिटी में A B C तीनों को कंसीडर करेंगे, बट ऑर्डर के लिए C को कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है दैट इज ऑर्डर, और कितने रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, Yes, इसमें भी हो सकता है कि A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 हो, B के रिस्पेक्ट में 1। एक एग्जांपल, इसका रेट लॉ जब लिखा जाएगा तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इंटू B, ऐसे लिखेंगे। Yes, sir. हम इस A का जो स्क्वायर लिखा हुआ है इसको अलग अलग लिखना चाहें तो A और A ऐसे भी लिख सकते हैं। Yes, sir. तो कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब कितने रिएक्टेंट्स नहीं हुआ, हमने कहा कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिस पे रेट डिपेंड कर रहा है दैट इज ऑर्डर। कितने रिएक्टेंट्स हैं जिस पे रेट डिपेंड कर रहा है ये नहीं ऑर्डर। कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिस पे रेट डिपेंड कर रहा है, So 2. नो 3 3 concentration terms, concentration of A, concentration of A, concentration of B। Yes, sir. Yes, sir. हमने ये नहीं कहा कि कितने रिएक्टेंट्स हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रहा है, नो। कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जिस पर रेट डिपेंड कर रहा है, Yes, sir. 3. 3। ठीक है, यानी यहां पर मॉलिक्यूलरिटी भी 3, ऑर्डर भी 3। मॉलिक्यूलरिटी इसलिए 3 क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्डर 3 लेकिन उसमें C का कोई रोल नहीं है। Yes, sir. अभी नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है नंबर ऑफ concentration terms which affect the rate of reaction। कितने concentration terms हैं जो rate of reaction को affect करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग। कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स reacting with each other simultaneously to form product। This is very important term, simultaneously। एक साथ कितने कोलाइड कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट, order is defined for elementary as well as complex reactions both। दोनों के लिए ये टर्म डिफाइंड है, बट मॉलिक्यूलरिटी ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइंड है? एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली। ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। सेकेंड, थर्ड, ऑर्डर
मे बी जीरो, किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो। क्यों? जीरो का मतलब क्या हुआ भाई? मॉलिक्युलरिटी जीरो का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल मतलब रिएक्ट, मॉलिक्यूल्स कोलाइड ही नहीं करेंगे मतलब। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। Yes, sir. ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल, 3/2 ऑर्डर, 4/2 हो सकता है। कितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो है ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। किसी भी मॉलिक्यूल का आधा पार्ट तो रिएक्ट नहीं करेगा। Yes, sir. कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, ऑर्डर में ऑर्डर कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव हो सकता है। किसी की कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स इफेक्ट अगर रेट पे आ रहा है तो नेगेटिव ऑर्डर है। Yes, sir. मान लो किसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर रेट कम हो जा रहा है तो नेगेटिव ऑर्डर है, इसका मतलब -1 का ऑर्डर है या -2 का ऑर्डर है। Yes, sir. मॉलिक्युलरिटी Can never be negative. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? Yes, sir. इट कैन नेवर बी Negative. नेगेटिव। समझ में आ रहा नहीं? R, sir. ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन कंडीशंस। समटाइम्स स्यूडो ऑर्डर का केस पढ़ा आपने। एक सेकेंड ऑर्डर Yes. रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, कंडीशन बदल दी जाए तो। ठीक है। Yes, sir. मॉलिक्युलरिटी रिमेन्स, Does not depend. मॉलिक्युलरिटी तो बदलेगी नहीं। मॉलिक्युलरिटी तो कितने मॉलिक्यूल, जैसे हमने आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा है, तो एस्टर और वाटर अगर दो चीज रिएक्ट कर रही तो मॉलिक्युलरिटी तो 2 ही रहेगा। Yes, sir. पहले भी और बाद में भी, चाहे आप वाटर एक्सेस में लो चाहे ना लो। बट अब वाटर देखिए, एक्सटर्नल ऑर्डर एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड कर गया। हमने वाटर एक्सेस में कर दिया तो रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर था वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह हो गया, Yes, sir. है ना? Yes, sir. एग्जाम्पल जितने भी सूडो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उसमें देखिए ऑर्डर डिपेंड कर रहा है। Yes, sir. तो ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट, ऑर्डर एक प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वैल्यू है। प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वैल्यू यानी रिएक्शन को केवल देख के किसी का ऑर्डर नहीं बताया जा सकता, उसके लिए लैब में जाना पड़ेगा, रेट लॉ फाइंड करना पड़ेगा उसका। ठीक है। मॉलिक्युलरिटी Theoretical value. मॉलिक्युलरिटी Is it theoretical value? कैन बी ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली। Yes, sir. कैसे? जस्ट बाय सीइंग द बैलेंस्ड एलिमेंट्री, बस ये मालूम कि एलिमेंट्री है रिएक्शन, उसको देखकर आप ऑर्डर बता सकते। कोई रिएक्शन आपके सामने हो और आपको ये मालूम हो कि ये एलिमेंट्री है और बैलेंस्ड है, तो उसमें देख लिए कि बैलेंसिंग में कितने मॉलिक्यूल्स किसके रिएक्ट कर रहे हैं, टोटल कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, हो गया ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी सॉरी। Yes, sir. रिएक्शन को देखा, लैब में जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी. नहीं है। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में। ठीक है। Yes, sir. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है और इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स अगर आपको रिड्यूस करने हो तो यहाँ पर जो हमने ऑर्डर लिखा है वो आप लिख सकते हैं। ऑर्डर में भी जीरो, फ्रैक्शनल और इवन नेगेटिव एक साथ लिख सकते हैं।
यस सत्यांश।